शिल्पा अग्रवाल, वेलकम टू लेट्स लर्न विद गर्ल्स। होपली आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर आज आपको पता है क्या है? सत्य एवं अहिंसा की प्रतीक बापू हमारे प्यारे बापू की जयंती है। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो देखो, हम पढ़ रहे थे महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में मैंने आपको 16 महाजनपद कैसे चुटकियों में पढ़ा दिया, आपको पता ही नहीं चला। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था मगध। मगध के बारे में देखो क्या पढ़ाया था मैंने। मगध है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। उसके उत्कर्ष के विभिन्न कारण थे। वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंश। तो सबसे पहले जिस वंश का हमें पता चलता है वो है वृहद्रव्य वंश। उसकी जो जानकारी का स्रोत है वो महाभारत काल है। तो उसमें केवल हमें इतनी जानकारी मिलती है कि हाँ, यहाँ पर जो मगध पर है वो वृहद्रव्य वंश का शासन रहा। और देन उसके बाद उसके बारे में जानकारी ज्यादा नहीं मिलती, इसलिए उसको केवल इतना ही याद रखना। देन उसके बाद जो मिलता है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का जो राजा है बिंबिसार, वो हर्यक वंश की स्थापना करता है। फिर हर्यक वंश की एक राजा की हत्या करके फिर है वो शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। फिर उस शिशुनाग वंश के जो राजा है कालाशोक की हत्या करके फिर है वो महानंदी है वो नंद वंश की स्थापना करता है। और नंद वंश के अंतिम राजा की हत्या करके, यानी कि जो अंतिम राजा कौन था नंद वंश का, सबसे पहले आया महानंदिन, फिर आया पद्मानंद, महापद्मानंद, फिर आया था हमारा धनानंद, लास्ट था। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? जो था धनानंद या घनानंद। तो फिर उसको परास्त करके हत्या करके हम वो जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो फिर अपनी जो मौर्य वंश की नींव रखते हैं। तो मैंने उसके बीच में आपको 16 महाजनपद हम घूम के आ गए। हमारी जो काल्पनिक टाइम मशीन है उसमें मैंने आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, राजस्थान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान तक आपको घुमाया काल्पनिक टाइम मशीन में। तो इसी प्रकार है वो अब हम जो मगध पर है वो शासन करने वाले जो अंतिम वंश था वो था हमारा मौर्य वंश। मगध पर शासन करने वाला मौर्य वंश, तो उसको हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो देखो मौर्य वंश, सबसे पहले मौर्य वंश देखो यूनानी आक्रमण। घनानंद के समय यूनान के मकदूनिया के शासक अलेक्जेंडर, जिसे हम कहते हैं सिकंदर, ने अपने विश्व विजय अभियान के क्रम में 326 से 25 ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट भारत पर आक्रमण किया। तो जो सिकंदर या जो अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर इसका नाम है, ये मकदूनिया का शासक था। तो ये है वो विश्व विजेता बनने निकला था। तो भाई इससे सिकंदर महान क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे सिकंदर को महान या विश्व विजेता कहने के पीछे क्या कारण है? तो उसने है वो यूरोप से लेकर एशिया तक सारे जो देश है उनको है वो विजिट कर लिया था। यूरोप के ही नहीं, उसने जो एशिया के हैं वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, मिस्र, इन सभी क्षेत्रों को है वो विजिट कर लिया था। और वो विश्व विजय अभियान के दौरान है वो अब भारत की तरफ आ रहा है। तो आज का भारत मत लीजिए आप, उस समय का भारत लीजिए जब है वो पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान का आधा क्षेत्र है वो इंडिया में आता था। तो उस टाइम इंडिया है वो बहुत बड़ा था। तो आज का जो इंडिया है वो इमेज मत कीजिए, आप पहले वालों को लीजिए, क्योंकि उसमें पाकिस्तान पूरा और अफगानिस्तान का क्षेत्र है वो सम्मिलित था। तो अब है वो यूनानी आक्रमण है वो कैसे होता है इंडिया पर? तो वो देखो घनानंद के समय यूनान के मकदूनिया के शासक अलेक्जेंडर ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान है वो 326 से 325 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। वो विश्व विजेता बनने निकला था, तो लगभग सारे क्षेत्रों को जीत लिया था और अब आ गया था वो भारत की तरफ 326 और 25 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने काबुल, कंधार, बैक्ट्रिया को जीतने के बाद हिंदुकुश पर्वत को पार करते हुए भारत में प्रवेश करता है।
तो देखो आते वक्त वो उसने काबुल, कंधार, बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया नहीं है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, ये क्षेत्र है, को जीतने के बाद हिंदुकुश पर्वत है उसको पार करता हुआ ये भारत में पहुंचता है। तो हिंदुकुश पर्वत को पार करने के बाद सिकंदर है वो तक्षशिला में प्रवेश किया, किंतु तक्षशिला तत्कालीन शासक आम्बी ने भयभीत होकर बिना युद्ध के सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तो सबसे पहले ये जब आता है भारत में तो ये है वो तक्षशिला किसकी राजधानी है? गांधार महाजनपद की, जहां पर चाणक्य है वो अपना अध्यापन कार्य करवाते थे। तो जो ये तक्षशिला है या गांधार है, गांधार महाजनपद की राजधानी है तक्षशिला। तो यहाँ का जो शासक या फिर राजा था वो था आम्बी। तो उसने वही है वो सिकंदर से भयभीत होकर पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह से उसने देशद्रोह किया और फिर है वो सिकंदर को भारत आक्रमण करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तो इस प्रकार से इसने पहले ही हार मान ली आम्बी ने। ये कहां का राजा था? गांधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, वहां का राजा था। चाणक्य वहां पर अध्यापन कार्य करवाते थे। तो वर्तमान में गांधार महाजनपद मैंने बता दिया पाकिस्तान में है। पहले तो इंडिया का ही क्षेत्र था सारे, तो आपको उस टाइम का जो इंडिया है वो इमेज में ध्यान में रखना है। अब देखो इसके अलावा आम्बी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने में भी सहायता की दुश्मन सहायता कर रहा है, जिसके कारण आम्बी को भारत का पहला देशद्रोह शासक माना जाता है। उस समय आम्बी कहां का राजा है? तक्षशिला का। तत्कालीन जो शत्रु था वो था पोरस। आपने एक नाटक आता था पोरस सिकंदर का, और जो पोरस का है उसमें युद्ध दिखाया गया है। तो ऐतिहासिक नाटक या फिल्में हैं वो आपको देखनी चाहिए। बहुत सारी अच्छी चीज जो ऐतिहासिक नाटक है वो फिल्में देखनी चाहिए, ताकि इतिहास को हम इजी तरीके से पढ़ सके। जो झेलम एवं चिनाब के मध्य स्थित पूर्व राज्य क्षेत्र का शासक था, कौन था? पोरस है वो जो झेलम और जो चिनाब नदी है जम्मू कश्मीर वाले के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य था, पूर्व राज्य, उसका है वो शासक था कौन? पोरस है वो झेलम एवं चिनाब नदी के मध्य स्थित छोटा सा राज्य का एक है वो शासक था, राजा था। तो भाई ये आम्बी है वो तक्षशिला वाला, तो वो इसका पोरस का शत्रु था। तो इसने आम्बी ने क्या कहा कि सिकंदर को के सामने खुद तो आत्मसमर्पण कर दिया, फिर कहा कि मेरे दुश्मन है ये है पोरस, वहां पर भी आप आक्रमण करो और उसको भी विजित करो। तो इस प्रकार से उसने सिकंदर की सहायता की और उसको प्रेरित किया, भड़काया, मोटिवेट किया भारत पर आक्रमण करने के लिए आम्बी ने। तो अब देखो अतः आम्बी ने सिकंदर को पूर्व राज्य पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। आम्बी ने सिकंदर को पूर्व राज्य है वो झेलम एवं चिनाब नदी के मध्य स्थित छोटा सा राज्य था। फलस्वरूप 326 ईसा पूर्व सिकंदर वर्सेज पोरस का युद्ध हुआ। कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में ये जो आया था सिकंदर है वो भारत आया था, और 326 ईसा पूर्व में ही है वो सिकंदर और पोरस के बीच में एक युद्ध हुआ। विजय हुई इसमें सिकंदर की, किंतु पोरस की वीरता और युद्ध कौशल से प्रेरित होकर सिकंदर ने पोरस को पूर्व राज्य वापस लौटा दिया। देखो युद्ध हुआ सिकंदर और पोरस के बीच में, लेकिन क्या हुआ कि 326 ईस्वी में सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ, लेकिन जो पोरस है उसकी वीरता और युद्ध कौशल से प्रभावित होकर जो सिकंदर है उसने भी उसको राज्य है वो वापस लौटा दिया। तो ऐसा किरदार निभाओ अपना कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहनी चाहिए। तो देखो दुश्मन ने भी है वो वापस है वो लौटा दिया था पोरस को, साम्राज्य है वो। तो देखो कितना महान था सिकंदर, सारा विश्व विजेता, इसको लोग विश्व विजेता कहते हैं, लेकिन मेरी नजर में है वो हाँ सिकंदर महान था, लेकिन पोरस भी कम नहीं था। क्योंकि देखो दुश्मन होता है ना, उसको आप ऐसे नहीं कि आपके साथ में कोई गलत करे तो आप क्या करोगे? आप चाणक्य बन जाओगे कि हम उसको है वो उसका ईंट का जवाब पत्थर से दे, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आई थिंक मैं आप मेरी जो थॉट है वो शेयर कर रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा है।
ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ और कुछ करती कुछ लोगों, मैं है वो अपना रियल बता रही हूँ कि जो अगर मेरे साथ में कोई बुरा भी करता ना तो छोड़ दो, माफ करके दिल से निकाल दो, क्योंकि जो माफ कर सकता है उसका दिल बहुत बड़ा होता है। तो कमजोर लोग होते हैं जो बदले की भावना रखते हैं, बहादुर तो माफ करके दिल से निकाल देते हैं। तो अगर आपके साथ में कोई बुरा करे या फिर आप कोई भी पर्सन हो, कितना भी बुरा करे, आप मत करो, क्योंकि अगर आपने बुरा किया तो फिर आप में और उसमें फर्क ही क्या रहेगा। तो दुश्मन को भी ऐसे हराओ कि दुश्मन भी शर्मिंदा हो जाए कि मैं हार जाती किसी की जीत की खातिर, मेरा अपना तरीका है किसी से जीतने का। तो ये होना चाहिए कि दुश्मन भी है वो खुद शर्मिंदा हो जाए कि यार किसको तो हराया है। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हारने में जीतने में वो मजा नहीं जितना है वो हार कर जीतने में है। तो देखो भले ही पोरस हार गया, लेकिन पोरस है वो हार कर भी जीत गया, क्योंकि उसने है वो सिकंदर को के दिल को जीत लिया था। तो दुश्मन है वो खुद इतना बड़ा जो इतिहास विजय जिसको महान सिकंदर कहते हैं, विश्व विजेता, उसने भी है वो पोरस को वापस दे दिया। तो ये भी तो पोरस का भी तो अपना कुछ है कि उसमें इतनी ताकत है, उसका इतना मतलब वर्चस्व है, उसकी मतलब महानता है। पोरस में भी तो बहुत कुछ था, जिसके कारण मुझे लगता है कि जितना सिकंदर महान था पोरस भी कम नहीं था। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या जो यूनानी जो इतिहासकार हुए उन्होंने है वो सिकंदर को महान बताया, क्या हमारे इंडिया वालों जो इतिहासकार है उन्हें यह नहीं लगता कि पोरस को महान करना कहां तक सही है ना। तो आप भी देखो अपनी जगह है वो सभी सर्वश्रेष्ठ है, अपने आप में सभी सर्वश्रेष्ठ है। बात यह है कि जब इतिहास है वो लिखा जाता है तो वो हमेशा के लिए है वो कायम हो जाता है, स्थायी हो जाता है। जबकि सुनी सुनाई बातों में तो हम ऐसे बोल देते हैं। नोट देखो भाई, यहाँ पे नोट देखो, इसमें क्या है, इस युद्ध को यूनानी इतिहासकारों ने हाइडेस्पीज का युद्ध, जबकि भारतीय इतिहासकारों ने इसे झेलम एवं वितिष्ठा का युद्ध कहा। तो देखो जो युद्ध हुआ पोरस एवं सिकंदर के बीच में 326 ईसा पूर्व में, तो जो यूनानी इतिहासकार है उन्होंने हाइडेस्पीज इसको युद्ध कहा, हाइडेस्पीज, और जो भारतीय इतिहासकार है उन्होंने कहा झेलम एवं वितिष्ठा। झेलम अथवा झेलम नदी के किनारे हुआ ना, झेलम जो नदी है उसके किनारे हुआ, तो इसका जो प्राचीन नाम है झेलम का वो है वितिष्ठा भी नाम इसका मिलता है। तो इसे झेलम अथवा वितिष्ठा का युद्ध कहा, किसने, भारतीय इतिहासकारों ने। और जो यूनान के इतिहासकार हुए उन्होंने हाइडेस्पीज कहा। अब देखो सिकंदर की सेना पर झेलम के युद्ध का व्यापक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी प्रभाव पड़ा और सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। तो ये युद्ध हुआ ना उनके बीच में, जो झेलम अथवा वितिष्ठा या फिर जो हाइडेस्पीज का युद्ध, तो इससे है वो जो सिकंदर की सेना है उस पर मेंटली इतना प्रभाव पड़ा, मनोवैज्ञानिक रूप से इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने जो व्यास नदी है उसको पार करने से मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्व राज्य है वो इसको जीतने के बाद है वो आगे की तरफ मगध पर आक्रमण करने वाले थे। मगध जहां का शासक था गणानंद, मगध राज्य पे। तो अब इनका माथा है वो थोड़ा ठनक गया कि नहीं यार, ये छोटे से राज्य का जो अपना पोरस है वो इतना शक्तिशाली है, इतना महान वीर है। तो फिर वो मगध का तो उस समय चर्चे हैं वो अनोखे थे। वो मगध है वो अपनी जो शक्तिशाली सेना के लिए फेमस था। साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य था मगध महाजनपद, और जो गणानंद है वो अपने सेना के लिए फेमस था। अब देखो सिकंदर की सेना एक तो तत्कालीन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हतोत्साहित थी, और दूसरा व्यास नदी क्षेत्र तत्कालीन मगध शासक गणानंद के अधीन था, जो अपनी विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। तो मैंने बताया ना कि ये जो इसका माथा यहाँ पे खराब हो गया था कि आगे है वो जो मगध है वो तो बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसके चर्चे थे, और जो गणानंद है यहाँ का शासक ये भी है वो सेना के लिए फेमस था, और व्यास नदी का क्षेत्र है वो व्यास नदी क्षेत्र तत्कालीन शासक मगध के अधीन था। ठीक है,
अब देखो, तो सिकंदर ने अपनी सेना की भावनाओं को स्वीकार करते हुए और वापस लौटने का निर्णय कर लिया। तो सिकंदर ने फिर क्या किया, सेना ने भाई मना कर दिया, तो केवल राजा अकेला थोड़ी ना लड़ेगा, सेना के बगैर कैसे लड़ता, तो उसने फिर स्वीकार कर लिया। और देखो, अंत वापस लौटते समय 324 ईसा पूर्व में सिकंदर की मस्तिष्क जबर के कारण है वो मृत्यु हो गई। तो जब ये लौट रहा था वापस अपने जो यूनान मैकेडोनिया जा रहा था, तो उस समय भाई रास्ते में सिकंदर की है वो मृत्यु हो गई, मस्तिष्क जबर के कारण, दिमागी बुखार के कारण। तो अब देखो, इतना बड़ा महान विजेता सिकंदर महान की मृत्यु है वो केवल मस्तिष्क जबर के कारण हो सकती है। तो ऐसे मतलब रोंगटे से खड़े हो जाते हैं कि इतना बड़ा शासक था, उसकी मस्तिष्क जबर के कारण मृत्यु हो गई। तो थोड़ा अजीब सा लगता है सुनने में। तो क्या है ना कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो फेमस लोग होते हैं, जो किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पैदा होते हैं। देखो, इसने दुनिया को जीता, लेकिन छोटी सी बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो जो लोग होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल उद्देश्य प्राप्ति के लिए पैदा होते हैं, जब उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो वो इस संसार से चले जाते हैं। जैसे सिकंदर गया, छोटी सी उम्र में गया था, ये 30 साल की उम्र में उसने वो विश्व विजेता बन गया था। 356 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। फिर ये है वो 326 में यहाँ पर आता है और 324 में इसकी मृत्यु हो गई। लगभग 30-32 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो जाती है। जो मैथ की जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ले लो, उनकी भी कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। और भी भगत सिंह ले लो, उनकी भी 23 साल की, मात्र 23 साल की उम्र में वो शहीद हो गए देश के लिए। तो जो ऐसी पर्सनालिटी होती है वो केवल एक निश्चित उद्देश्य के लिए होती है। तो वो जब उनका उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है तो वो इस संसार, इस जो मृत्यु लोक से है वो मुक्ति मिल जाती है उनको। तो अब जो सिकंदर है उसका जो जन्म से लेकर मृत्यु तक है और उसकी कौन कौन सी इच्छाएं थी, 3 उसकी मोस्ट इच्छाएं थी, मैं वो आपको पढ़ाऊंगी अगले वीडियो में। और फिर हम पढ़ेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका सामना किससे हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का साथ जो युद्ध हुआ था वो हुआ था इसी के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के बीच में। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।